ओं ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ज्योतिष का नाम न सुना हो या कुंडली या जन्म कुंडली शब्द जिसके कान में न पड़ा हो। आप में से ज्यादातर लोगों को जन्म कुंडली के बारे में इंटरेस्ट तो रहता है, अपने लिए न सही अपने बाल बच्चों परिवारीजनों आदि के लिए जन्म कुंडली जानना या उसके बारे में पता लगाना, इसकी जिज्ञासा आपको अवश्य रहती होगी। लेकिन अधिकांश लोग इस विषय को इतना कठिन समझते हैं कि या तो इस क्षेत्र में पदार्पण नहीं करते या फिर उनको कोई सही तरीके से गाइड नहीं करता और वह इसमें आते नहीं है। हमारा ये मानना है और हमारा ये प्रयास है कि आप जन्म कुंडली को कम से कम इतना देखना तो अवश्य जानें कि आप अपने बाल बच्चों या किसी निकट संबंधी परिवारीजनों की कुंडली को देख सकें। यद्यपि यह विषय बहुत ही लेंदी है, लेकिन अगर आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन या फर्स्ट एड की तरह आपको प्राथमिक जानकारी रहेगी, तब आप किसी विशेषज्ञ के पास जाकर के उस चीज का उपचार ले सकते हैं। जितनी माताएं हैं, जितने पिता हैं, सबको इस बात का इंटरेस्ट रहता है मेरे बच्चे का भविष्य का क्या होगा। लेकिन जन्म कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है बुरा है, यदि उनको समय रहते पता चल जाए तो वह उसका उचित उपाय और रेमेडी करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्राथमिक जानकारी आपको अगर हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुखमय हो सकता है। इसी प्रयास के साथ मैंने भी कठिन परिश्रम से इस विद्या को सीखा। इसी प्रयास के साथ कुंडली देखने को हम छोटे छोटे कक्षाओं में लेकर के आपके सामने आएंगे और हम इतने देसी और इतने सरल भाषा सरल तरीके से आपको जन्म कुंडली देखना सिखाएंगे कि आपको इसके बाद तो ये लगने लगेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, आज तक इस विषय को मिस कर दिया। मित्रों, विषय कुछ भी कठिन नहीं होता है, दो चीज होती है, उसको सिखाने वाले की कला और आपका इंटरेस्ट। जन्म कुंडली को हम ऐसा आपको सिखा देंगे कि आप घर बैठे बैठे अपने और अपने निकट संबंधी की जन्म कुंडली के बड़ी बड़ी बातों को तो आप एनालाइज कर ही लेंगे। जैसे जैसे इस कक्षा को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इसकी गंभीरता को आप देते जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मित्रों, ज्योतिष कोई कल्पना नहीं है, यह टोटल एक वैदिक गणित पर आधारित है। जिन ग्रहों नक्षत्रों की चाल और गणना आज विज्ञान लाखों करोड़ों के टेलीस्कोप से करता है, हमारे ऋषियों ने मात्र अपनी वैदिक गणित और ज्योतिष गणित के आधार पर उन ग्रह नक्षत्रों का पोजीशन निर्धारित किया था। मित्रों, ज्योतिष में जब भी आप पदार्पण करते हैं तो आप सब लोगों ने 9 ग्रह का नाम अवश्य सुना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें राहु और केतु को छाया ग्रह बोला जाता है। राहु केतु की उत्पत्ति आपको पता ही होगा। स्वरभानु नाम के राक्षस ने समुद्र मंथन के समय छल पूर्वक अमृत पी लिया और बाद में जब पता लगा उसका सिर काटा गया तो राहु केतु उत्पन्न हुए। इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता से और बड़े डिटेल में मैं आगे की कक्षाओं में लेके आऊंगा। आज की कक्षा सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, जिससे आपका इंटरेस्ट इस चीज में बढ़े। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा और आप जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कमेंट करें, जिससे मैं और अच्छे भाषा में और अच्छे सरल तरीके से वीडियो लेके आऊंगा। मित्रों, ज्योतिष में 9 ग्रह और 12 राशियां, ये तो आप कम से कम जानते होंगे। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और जब हम फर्दर डिटेल में जाते हैं तो 27 नक्षत्र होते हैं। ये क्या है?
ये 9 ग्रह कहां से आए हैं? आप लोग हमेशा जानते होंगे सनातन धर्म में 108 हमेशा बोला जाता है। ये 108 कहां से आया है? यह इन्हीं 12 राशियों और 9 ग्रहों से यह चीज डिराइव हुई है। और यह 108 क्यों दिव्य है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी को नापिए और उसके व्यास से विभाजित करिए, लगभग 108 आएगा। सूर्य से चंद्रमा की दूरी को नापिए, व्यास से डिवाइड करिए, लगभग 108 आएगा। यह आपको क्या कोई कपोल कल्पना लग रही है? कितना विशद और कितना गहन विज्ञान और गणित हमारे ज्योतिषाचार्यों के पास कई युगों से है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। तो यह 108 इन्हीं 12 और 9 के मल्टीपल से आया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों, आप जब भी कोई कुंडली देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार का एक चार्ट बना रहता है। ये चार्ट क्या है इसको पहले देखिए। बगल में मैंने राशियों के नाम जो लिखे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां तो हैं, आपको 12 राशियों का नाम भी पता होगा, लेकिन मित्रों यह राशियां इसी क्रम में ही रह सकती हैं, इनका क्रम नहीं बदलता। इनको जो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दी गई है, यह इन्हीं नंबरिंग और इन्हीं क्रम में ही रहते हैं। जैसे कि किसी फ्लैट में या किसी आप सोसाइटी में घुसेंगे तो फ्लैट के नंबर 1 के बाद 5 नहीं आएंगे ना, मकान के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आएंगे ना। तो उस नंबर को आप जिगजैग या पजल नहीं कर सकते हैं। लाइक दिस, यह राशियां हैं। वास्तव में राशियां हैं क्या? इस समस्त समष्टि में या समस्त ब्रह्मांड में जो एरिया है, जो प्लेस है, उनके जो 12 विभाजन हैं, जो कि फर्दर 27 में विभाजित हुए, इन मेजर 12 डिवीजन्स का नाम ये राशियां हैं। और इन डिवीजनों में जो लोग घूमते हैं वो हैं ग्रह। हमको अगर यह पता करना हो कि चंद्रमा इस समय कहां पे है तो क्या बताएंगे? हम शहर का नाम नहीं बताएंगे ना। चंद्रमा कहां पे है? इस समस्त ब्रह्मांड में कहीं तो मूव कर रहे होंगे, तो वो जहां पर मूव कर रहे होंगे वह किसी राशि में होंगे। उस राशि में जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इस समय चंद्रमा मेष राशि में है। मेष राशि का ये वाला जो पोर्शन होगा वहां चंद्रमा मूव कर रहे होंगे। मोटी मोटा आप इस तरह समझिए, वहां कोई ऐसे एरिया का विभाजन तो नहीं होगा, लेकिन समझाने के तरीके से पर्टिकुलर प्लेस में कौन ग्रह अभी घूम रहा है यह जानने के लिए उनको राशियों का स्थान दिया गया है। शुक्र जी अभी कहां पे, कौन सी राशि में है? तो मकर राशि में। तो वो कहां घूम रहे हैं, किसके घर पर बैठे हुए हैं, ये हम ज्योतिष में देखते हैं। अब आइए, ज्योतिष में जब मैंने आपको बताया, आपने इस तरह कोई कुंडली अवश्य देखी होगी। ये कुंडली क्या होती है और इसमें क्यों इस तरह से अंक लिखे रहते हैं, इसको धीरे धीरे आप समझेंगे, आपका नॉलेज इनहांस होगा और बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीख लेंगे। आपने देखा कि इसमें 12 खाने बने हुए हैं। इन खानों को हाउस, भाव, स्थान भी कह सकते हैं। कोई ज्योतिषाचार्य इसको बोलेगा फर्स्ट हाउस, कोई बोलेगा प्रथम भाव, कोई बोलेगा पहला घर, जैसा चाहिए वैसा बोले। ये जो घर हैं ये किसी सोसाइटी के हाउस वाइज हैं। सोसाइटी में नंबरिंग जब की जाएगी तो पहला घर पहला ही होगा, दूसरा दूसरा ही होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 घर हैं, ये 12 राशियां हैं, ये 9 ग्रह हैं। इन्हीं पर पूरा ज्योतिष का प्रारंभिक खेल यहीं से स्टार्ट होता है। आगे डिटेल और भी है। तो ये 12 घर हैं और 12 राशियां हैं। निश्चित रूप से यही राशियां इन घरों को अलॉट हुई होंगी। तो जो ये घर हैं 1 2 3 4 ये फिक्स रहेंगे। किसी की भी कुंडली रहेगी, पहला घर, फर्स्ट हाउस, फ्लैट नंबर 1, हाउस नंबर 1,
बिल्डिंग नंबर 1 यही होगा। किसी का भी घर होगा 7वां घर यही होगा, किसी की कुंडली होगी 12वां घर यही होगा। तो यह सबको पता हो जाना चाहिए कि कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, पहला घर है, पहला भाव है, प्रथम भाव है, ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। किसी की भी कुंडली आएगी, किसी की भी जन्म कुंडली आप देखेंगे आपके सामने जब भी आएगी, तो बिना किसी नंबर देखे हम पहला घर इसी को कहेंगे, दूसरा इसी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पहला इसी क्रम में ही चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसके एक से एक रहस्य मैं आपके सामने ला करके खोल दूंगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, कितना आसान है। 12 घर हैं, घंटों को 24 घंटे में डिवाइड किया गया है, मतलब लगभग 2 घंटे प्लस माइनस थोड़ा एक एक राशि का मूवमेंट होता है। तो ये 1 2 3 4 जो घर हैं ये हाउस हैं। कभी भी आपसे बोला जाए फर्स्ट हाउस तो 1, दूसरा हाउस 2, 12वां घर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11वां घर 11, 10वां घर ये, तो ये फिक्स रहेंगे। अब ये घर जो बने हैं किसी सोसाइटी में, जो मकान बने 12 मकान, वो मकान कोई बदलने वाले नहीं है ना, हाउस नंबर 1। अब हाउस नंबर 1 में रहने के लिए अगर मेष जी आएंगे तो वो हाउस नंबर 1 मेष जी का रहेगा। मान लीजिए हाउस है, हाउस पे लोग क्या लिख देते हैं, पितृकृपा, गोविंदालय, जिनालय, गुरु कृपा। तो हाउस नंबर 1 पर नेम प्लेट लगा गुरु कृपा, लेकिन घर के मालिक का नाम तो गुरु कृपा नहीं होगा ना। इसी प्रकार कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि मेष राशि बैठी है तो नेम प्लेट तो मेष राशि का है, लेकिन उसका मालिक जो है, मेष राशि का जो मालिक होगा वह उस हाउस का मालिक होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। सोसाइटी के 12 मकान, मकान नंबर 3 पर लिखा है गुरु कृपा। गुरु कृपा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु कृपा का मालिक रामचंद्र तिवारी जी हैं। हाउस नंबर 1 इसमें लिखा अगर मेष राशि तो मेष राशि का नेम प्लेट लगा, लेकिन इस मेष राशि का मालिक कौन है वह इस चार्ट से आप देखेंगे कि मेष राशि का मालिक मंगल है। यहां आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देते हैं भाई, राशियां आपके पास 12, ग्रह आपके पास 9, उसमें भी राहु केतु छाया ग्रह, बचे 7। तो जब 7 राशियों को 7 ग्रहों को ही 12 राशियों का एरिया डिवाइड किया गया, भाई आपका एरिया, आपकी चौड़ाई, आपका क्षेत्र, आपका आधिपत्य यहां पे है, तो 7 को 12 में डिवाइड करेंगे तो कुछ को तो डबल जिम्मेदारी या अलॉटमेंट मिलेगा। सूर्य चंद्रमा को 1-1 मिला, बाकी सबको 2-2 मिला। ज्योतिष में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ज्योतिष के हिसाब से सूर्य इन ग्रह मंडलों का राजा, चंद्रमा रानी, इस वे में समझिए, बुध बालक के समान, मंगल सेनापति के समान, बृहस्पति गुरु, शुक्र और शनि के बारे में आप जानते ही हैं, राहु केतु तो अलग चीज हो गए। तो राजा और रानी ने अपने पास 1-1 मकान रखे, बाकी अपने जो इर्द गिर्द थे उनको सबको 2-2 मकान अलॉट कर दिए। अब अगर किसी की कुंडली में संख्या 7 लिखी हुई है या 3 लिखा हुआ है तो ये घर का नंबर नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये सोसाइटी यहीं से स्टार्ट होती है और ये पहला घर ही बोला जाएगा, फर्स्ट हाउस ही रहेगा, मकान नंबर 1 ही रहेगा। यहां ध्यान से अगर इतनी चीज आप समझ लेंगे, ज्योतिष आपके लिए हलवा है। फर्स्ट हाउस, इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा था।
3 नंबर की कौन सी राशि है? मैंने आपको बताया कि राशियों का सीक्वेंस नहीं बदलेगा। 3 नंबर की राशि मिथुन है, मिथुन राशि है, मतलब कि ये जो 3 नंबर है ये मिथुन का नंबर है। इतना तो हमको समझ में आ गया कि जब 3 यहां पर है और राशियों का सीक्वेंस नहीं बदलेगा तो 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां, 7 यहां, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद क्या करूं 13, 14 नहीं 1 और 2, क्योंकि हमारे पास 12 ही है। मतलब इतना हमको पता चला कि मिथुन यहां पर है तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक एंड सो ऑन ये आगे बैठेंगे। अगर यहां पर हमने सिर्फ फर्स्ट हाउस देखा, यहां पर अगर 7 लिखा रहता, 7 क्या है तुला, तो 8 यहां पे आता, 9 यहां पे आता, 10 यहां पे आता, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आ गया ना, सीक्वेंस पूरा हो गया ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है। यहां पर 10 रहता, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो इससे हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस में पहले मिथुन था, अभी तुला आ गया, हाउस वही का वही है, यहां सिर्फ राशियां ही बदलेंगी। अब हमने कुंडली में, तो कुंडली में जो ये नंबर लिखे रहते हैं ये राशियों के नंबर लिखे रहते हैं, न कि हाउस। पहला कंफ्यूजन यही आप खत्म कर लिए, आपकी कुंडली का 10-20% तो आपका मामला यहीं से बन गया। कुंडली में पहले हाउस में 7 नंबर लिखा था। 7 नंबर क्या है? तुला राशि है। तुला के बाद यहां वृश्चिक, धनु इत्यादि राशियां बैठेंगे। 7 नंबर तुला राशि है। 7 नंबर का मालिक शुक्र है, मतलब पहले घर का मालिक जो हुआ वो शुक्र हुआ। अब पहले घर का मालिक शुक्र हुआ, 8वां घर, 9वां घर, हर घर का एक एक मालिक है, क्योंकि इसमें 8वें में वृश्चिक राशि बैठी है, वृश्चिक राशि का मालिक मंगल, ऐसे हर एक घर का मालिक यहां पर यहां आएगा। इतनी सी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। जैसे इन ग्रहों को राशियों का मालिक बनाया गया है, वैसे ही ये ग्रह घरों के भी मालिक हैं। फर्स्ट हाउस का मालिक, सेकंड हाउस का मालिक, थर्ड हाउस का मालिक, फोर्थ, ऐसे ये भी मालिक बनाए गए हैं। ग्रहों का जैसे बताया गया सूर्य सिंह का मालिक है, ऐसे ही फर्स्ट हाउस का मालिक कौन सा ग्रह है, दूसरा हाउस का मालिक कौन सा ग्रह है, तीसरे हाउस का मालिक कौन सा ग्रह है, ये भी हमको डिटेल में जानना है। अब आगे एक चीज और समझ लीजिए, ये कुंडली में जो हाउस होते हैं, कुंडली में जो हाउस होते हैं, इसमें 12 हाउस हैं, तो कुछ हाउस जो होते हैं वो गुड हाउस में काउंट होते हैं और कुछ हाउस जो होते हैं बैड हाउस में काउंट होते हैं, और ये सब कुंडली में काउंट होते हैं। 6, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 8, 12, 6, 8 और 12वां घर जो होता है कुंडली में वह निगेटिव माना जाता है। बाकी जो हाउस हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं। उसी प्रकार इन जो ग्रहों में से, 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह जो हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं, कुछ ग्रह जो हैं निगेटिव माने जाते हैं। जो ग्रह पॉजिटिव माने जाते हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और बुध। जो निगेटिव माने जाते हैं वह है मंगल, शनि, राहु और केतु। यहां पर मैंने आपको क्या चीज बताया? 6, ये हो गया निगेटिव, 8 निगेटिव, 12 निगेटिव, बाकी प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब आप देखिए, जो कोई नीच ग्रह है या निगेटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह है, मैथमेटिक्स का जो रूल आपने पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, वही हाल इस यहां पे भी है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला घर
निगेटिव हाउस में रहेगा तो वहां पर रिजल्ट निगेटिव ही देगा, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट वाले ग्रह हैं वह जिस हाउस में रहते हैं उस हाउस की प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं। वो चुंबक की तरह है। अगर ज्यादा एनर्जी को निगेटिव वे में लगाया जाए तो रिजल्ट क्या अच्छा आएगा? क्या नहीं। अगर कोई आदमी बहुत एनर्जेटिक है और वो पढ़ाई के बजाय फाइट करे तो क्या होगा? निगेटिव इफेक्ट आएगा। यही चीज यहां पर भी लागू होती है। जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले या जो शुभ ग्रह हैं जिनके सामने मैंने प्लस रखा, अगर वो निगेटिव हाउस में जाते हैं तो उसके इफेक्ट को इन्हांस करते हैं। जैसे इफेक्ट इन्हांस करेंगे तो उस निगेटिव हाउस का जो बैड इफेक्ट है वो जातक के ऊपर पड़ने लगता है। इसके बाद जब हम हर हाउस की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, फर्स्ट हाउस क्या डिनोट करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मैं एक अभी एग्जांपल ले रहा हूं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो जिससे लेंदी ना हो लिखवा दूंगा आपको कि फर्स्ट हाउस क्या कहता है। मान लीजिए 8वां घर आप ले लीजिए। 8वें घर में मान लीजिए मुकदमा, एक्सीडेंट इत्यादि का हाउस है और यहां पर कोई पॉजिटिव ग्रह बैठा है तो वह आपको निगेटिव इफेक्ट ही देगा, क्योंकि वो इफेक्ट ही निगेटिव ले रहा है। वहां एनर्जी बढ़ाएगा तो आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए पहला घर, जब हम घर पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा। पहला घर स्वयं की पर्सनालिटी होती है, हाउ वी लुक लाइक, हमारा चेहरा, हमारी आकृति, हमारी कद काठी, हमारा सौंदर्य, हमारे बाल, हमारे बड़े नेत्र, ये सब फर्स्ट हाउस से। क्यों? जब आप जन्म लेते हैं तो इसी हाउस में आप रहते हैं। यही जन्म के समय का जो राशि आपकी होगी यही लग्न होता है। इसी फर्स्ट हाउस में ही आप जन्म लेते हैं, क्योंकि आपके जीवन की यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है और ये 12वां घर ये मृत्यु का घर है। यहां पर आपकी यात्रा ऐसे चलते चलते पूरी होती है। इसको अगले क्लास में डिटेल पढ़ाऊंगा। आप जन्म लिए, फिर संपत्ति आई, फिर माता आए, फिर शादी हुई, संतान हुआ, पिता का घर, नौकरी चाकरी, फिर मृत्यु मोक्ष, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। चार्ट बना के लिखवा दूंगा, नोट कर लीजिएगा। तो आपने ये देखा कि अगर कोई पॉजिटिव ग्रह निगेटिव फील्ड में है, हाउस में है, तो निगेटिव इफेक्ट, और निगेटिव घर पॉजिटिव हाउस में है तो निगेटिव इफेक्ट दे रहा है। पहला घर पॉजिटिव घर है ना, क्यों? 6, 8, 12 के अलावा बाकी पॉजिटिव है। पहला घर खुद का घर निगेटिव है। पैदा होते ही समय कोई निगेटिव ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वो हमारे पैदा होने की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। और अगर स्पेशली शनि बैठा हुआ है तो पूर्व जन्म का भी चीज लेकर के जन्म के समय जातक को डिलीवरी में परेशानी, सिजेरियन डिलीवरी इत्यादि सारी घटनाओं को देगा और उस पैदा होते ही जातक बहुत सारी बीमारी इत्यादि का शिकार होता है। तो फर्स्ट हाउस में निगेटिव ग्रह बैठा, लेकिन उसी फर्स्ट हाउस में कोई तेजस्वी ग्रह बैठा हुआ है तो उसके जन्म को बहुत ग्लोरीफाई करेगा, अच्छा उसका डिलीवरी कराएगा, उसका सौंदर्य, उसका चेहरा, उसका शरीर, ये सारी चीजें तेजस्वी होंगी, ये सारे उसके प्रभाव आएंगे। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें समझनी है। अब आप देखिए, एक चीज और आज के क्लास में आपको समझना है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। वो क्या है? लग्न और राशि। हर आदमी ये जानना चाहता है कि हम किस लग्न के हैं और किस राशि के हैं। आपका जन्म जब होता है तो यहां जन्म होता है। यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा है यहां पर? 7। 7 नंबर किसका है? ये आपका जन्म है, ये आपका जन्म, आप इसी में जन्म हुए हैं। आपका जन्म जब हुआ 7 नंबर में हुआ। 7 नंबर किसका है? तुला का है। तो आप तुला लग्न के जातक हुए। आपका जो जन्म हुआ तुला लग्न में हुआ, लेकिन राशि क्या हुई? अब जब यहां से कुंडली हम बना करके पूरा चार्ट तैयार करेंगे, हमने देखा
चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है और यहां पर मिथुन राशि है। तो चंद्रमा के साथ जो राशि बैठी होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब कुंडली, किसी की कुंडली आप प्लॉट करके जब बनाएंगे, अगली वीडियो में कुंडली लेकर आऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो पूरी कुंडली में भाई हर ग्रह तो कहीं ना कहीं होगा, या 8-9 ग्रह तो कहीं बैठे होंगे। पूरी कुंडली में चंद्रमा के साथ जो राशि बैठी होगी वो आपकी राशि होगी। इस जातक का लग्न तो तुला हुआ लेकिन राशि मिथुन हुई, क्योंकि चंद्रमा के साथ ये बैठा हुआ है। तो कुंडली में जिस हाउस में चंद्रमा के साथ जो राशि बैठी है वह आपकी राशि होती है, और जन्म के समय फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है वह आपका लग्न होता है। आगे के वीडियो में हम सारे हाउस की प्रॉपर्टी को बताएंगे। फर्स्ट हाउस की क्या प्रॉपर्टी, सेकंड हाउस की क्या प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको थोड़ा उसका एक झलक दे देते हैं। मान लीजिए किसी जातक के, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जब आप हाउस पढ़ाएंगे सब बताएंगे आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। ये 5वां घर होता है, 1 2 3 4 5, ये 7वां घर होता है। 7वां घर विवाह आदि का होता है, 5वां घर लव लाइफ इत्यादि का होता है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको ज्योतिष कितना तगड़ी चीज है। मान लीजिए किसी के 5वें घर में बृहस्पति है और 7वें घर में कोई और ग्रह बैठा है। यहां ये तो लव मैरिज होता है, यह व्यक्ति लव मैरिज कराएगा क्योंकि 7वां घर जो विवाह का है, इसका मालिक, 7वें घर का मालिक बृहस्पति 5वें घर में बैठा है, क्योंकि 5वां घर जो होता है लव लाइफ का होता है, अट्रैक्शन का होता है। तो 5वें घर में बृहस्पति बैठने के नाते उसका जो असली काम था 7वें घर का विवाह कराना, उस व्यक्ति का लव मैरिज करा देगा। कुंडली देखते ही एक बार में आप बोल देंगे कि इस जातक की 99% शादी लव मैरिज होगी। आपको छोटा एग्जांपल बता दिया, एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए किसी के कुंडली में यहां पर सूर्य बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं, वहां तक मत जाइए, उसके आगे मैं बता रहा हूं। अब मान लीजिए इसी 5वें हाउस में आपने देखा कि राहु भी बैठा हुआ है। बृहस्पति बाबा तो है ही, राहु है। बृहस्पति बाबा 7वें घर के मालिक होके, जो विवाह के मालिक थे, 5वें घर में बैठे हैं और 5वें घर में राहु भी बैठा हुआ है। तो कुंडली देखते ही मैं बता दूंगा कि लव मैरिज तो होगा ही, इंटरकास्ट मैरिज भी होगा, ऊपर से इस व्यक्ति की शादी में मदर से रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, सास बहू का झगड़ा होना ही होना है। इस तरह से चीजों को देखा जाता है। मैंने देखा किसी व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में, एक्चुअली 10वां भाव पिता का होता है, और भी चीजें हैं डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आज इतना समझ। 10वें भाव में सूर्य बृहस्पति के साथ बैठे हैं और जातक आकर के बोला कि मेरी शादी को 10 साल हो गए, संतान नहीं हो रहा। रीजन बिना बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं और उसके वजह से संतान में डिले हो रहा है। पहला वाला जो योग था 5वां, ये राहु बैठे थे। एक्चुअली यहां राहु बैठ करके क्या कर रहे हैं, ये तो पितृदोष भी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे जातक का लव मैरिज होने के बाद भी बच्चा पैदा होने में लेट होगा और घर में बाकी शुभ काम में देरी होगी। इस तरह से हम कुंडली को देखते हैं। आशा है कुंडली के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में आपको आसानी हुई होगी और मेरा तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर तरीका पसंद आया नीचे आप कमेंट करिए और आगे फिर हम इसी के आगे का वीडियो एक एक घर की क्या प्रॉपर्टी है वो लेकर के मैं आऊंगा। आपको पहले हर ग्रहों की प्रॉपर्टी, हर राशियों की प्रॉपर्टी, मेष राशि का जातक होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे, वृषभ मिथुन सबके लक्षण पहले बताएंगे, फिर ग्रहों के लक्षण बताएंगे,
फिर ये बताएंगे कि अगर फर्स्ट हाउस में मेष राशि है तो क्या कहेगी, सेकंड में कहेगी, कितना डिटेल में पढ़ाना है, फर्स्ट हाउस से लेके 12 तक मेष राशि को घुमाना है, वृषभ को फिर मेष हर घर में घुसाना है। तो हर घर में एक एक राशि की प्रॉपर्टी को समझना होता है। कुंडली का ये बेसिक चीज अगर आपने समझ लिया है तो आप 25% कुंडली के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।